Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with the new topic of biology from class first year. पिछले टॉपिक्स में हम टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे, मुख्तलिफ टेक्निक्स की बात हो गई थी। अच्छा, एक वन बाय वन हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का टेक्निक है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसको नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दिया जाता है। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल तो एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर को कहते हैं, वो तो आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी आर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इससे मुराद है। फोरेसिस यहाँ पे हम लेते हैं मतलब टू सेपरेट। अब इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में किसी चीज को सेपरेट किया जाता है। क्या सेपरेट किया जाता है ये अभी डिफिनीशन में पता चल जाएगा। हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को या इलेक्ट्रोफोरेसिस को इस तरह डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द टेक्निक used to separate the charge bearing polymers or polymer molecules on the basis of their size, shape, molecular weight and the charge तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम इस तरह करते हैं कि चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल लेते हैं, पॉलीमर्स, बड़े मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिनको इनके साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट या इनके चार्ज के बेस पे क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो वो टेक्निक जिसमें इनको इस बेस पे सेपरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जेल एज ए मीडियम इस्तेमाल होता है। जेल इसमें एज ए मीडियम इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसको जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो ये एक पूरा हमारे पास अपरेटस है जो मैंने ड्रा किया हुआ है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें ड्रा की हुई हैं, दिखाई हैं। यहाँ पे अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ। ये एक हमारे पास अपरेटस में अगर आप देख लें तो ये एक हमारे पास एक ट्रे होता है जिसमें हम जेल डालते हैं। अच्छा, जेल हमारे पास फिर फर्दर दो तरह का होता है। एक एगारोस जेल होता है, वन इज एगारोस जेल, और दूसरा है पॉली एक्रेलामाइड जेल। ये दो तरह के जेल हमारे पास होते हैं। एगारोस जेल, इसमें बेसिकली दोनों में फर्क ये है कि एगारोस जेल में पोर्स बड़े बड़े होते हैं। ये जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो उसके जरिए हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। और इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं तो इसके जरिए छोटे, इसमें लार्ज आप कह सकते हैं लार्ज पोर्स हैं और इसमें स्मॉल पोर्स हैं। ये दोनों में मेन फर्क होता है। तो इसके जरिए जेल एगारोस जेल जो है, इसके जरिए हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। जैसे कि फर्ज के अगर आप डीएनए ले लें या आरएनए ले लें तो ये बहुत ज्यादा लंबे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ये होते हैं। तो ये इसके जरिए अगर हम छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए ये पॉलीक्रिलामाइड जेल इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जरिए स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को जो है सेपरेट किया जाता है। जैसे कि फर्ज के अगर हम प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहें, या इसके अलावा स्मॉल साइज आरएनएस एटसेट्रा, तो इसके लिए फिर हम पॉलीक्रिलामाइड जेल इस्तेमाल करते हैं।
आप फर्ज किया डीएनए के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें ये फर्ज किया हमने क्या एगरोस जेल लिया होगा। तो एपरेटस में ये एक ट्रे होता है जिसमें एगरोस जेल आप डालेंगे, एगरोस का एक सोल्यूशन हम बनाते हैं, मिक्स कर देते हैं सॉल्वेंट के साथ, इसको 2-3 मिनट्स के लिए बॉयल किया जाता है, फिर 10 से 15 मिनट्स के लिए रखा जाता है, सेटल किया जाता है, और इसी तरह ये फिर इसमें डाला जाता है। इस ट्रे में डालते हुए 2 चीज़ों का एहतियात वो ज़रूरी है। एक तो यहाँ पे एक कॉम्ब रखा जाता है, कॉम्ब रखा जाता है, और फिर ऐसे तरीके से हमने वो जेल डालना है कि इसके अंदर कोई बबल्स ना बन सके, बबल्स ना बन सके। फिर 15-20 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए। जो ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो यहाँ से वो जो कॉम्ब है वो हम निकाल लेते हैं। कॉम्ब जो ही निकाल लेते हैं तो इसके अंदर पोर्स रह जाते हैं, जिसे हम वेल्स भी कहते हैं। इसके अंदर वेल्स बन जाते हैं, और इन्हीं वेल्स का काम क्या है? इन्हीं वेल्स का काम ये है कि वही सैंपल जिसके फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट करना है वो इसमें हम डालेंगे, फिर वो इसके अंदर अंदर मूव करेंगे। कैसे करेंगे वो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये वेल्स बन जाते हैं और जेल डाल दिया हमने एपरेटस में। एक साइड पे इसके एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, दूसरे साइड पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम किसी डीएनए का सीक्वेंस मालूम कर रहे हैं कि इस डीएनए में कौन कौन से वो सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मौजूद है, या कहीं पे हम फोरेंसिक टेस्ट कर रहे हैं, कोई सैंपल है उसका जो है ना हम डीएनए सैंपलिंग करके जो है ना डीएनए का पूरा वो सीक्वेंस मालूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसी डीएनए के लिए सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, याद रहे ये वो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये रेस्ट्रिक्ट करता है, खास जगहों पे डीएनए को काटता है, चूंकि मॉलिक्यूल्स को डीएनए को काटता है, इसी वजह से इसको एक और नाम भी दिया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स इस एंजाइम को कहते हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर सीजर या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस्तेमाल करके हम उसी डीएनए को काट देते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट देते हैं, और फिर क्या किया जाता है, फिर हम इस वेल में उसको डालते हैं, इस वेल में उसको डालते हैं। डालने के दौरान याद रहे कि पहला जो हमारे पास वेल है इसमें हम लेडर मॉलिक्यूल डालते हैं, मतलब वो डालते हैं जिसका सीक्वेंस हमें मालूम है, उसके फ्रेगमेंट्स का हमें पता है, उसके सैंपलिंग के साथ दूसरों को हम कंपेयर करेंगे, और इसी तरह मालूम किया जाता है कि मतलब ये है कि इस जैसे कौन कौन से फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरह पे सीक्वेंस मालूम किया जाता है। तो इसमें लेडर सैंपल डाला जाता है, और बाकी में वो जो हमारा कंसर्न सैंपल है वो बाकी वेल्स में डाला जाता है। इस दौरान जो ही आप ये इन्हीं वेल्स में उसे डाल देते हैं तो इसके साथ एक डाई मिलाया जाता है, एक कलर मिलाया जाता है, ताकि वो इसके अंदर मूव करे, तो उस कलर से हमें पता चले कि कहाँ कहाँ तक ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स पहुंच चुके हैं। जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो बस फिर हम सप्लाई बंद कर देते हैं, और उसका फिर हम रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है कि इसमें डाई डालने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये है कि इसके साथ ग्लिसरीन डाला जाता है। ग्लिसरीन इसलिए कि वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो इससे फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट कर जाते हैं, तो उसके साथ जब हम ग्लिसरीन डाल देते हैं वेल्स में, तो उसी ग्लिसरीन में ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसी तरह वो फिर नीचे मूवमेंट शुरू करते हैं। मूवमेंट कैसे शुरू करते हैं उसके लिए तरीकेकार ये है कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे साइड पे इसके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके इर्द गिर्द जो है हम बफर सोल्यूशन भी डाल देते हैं ताकि ये मुकम्मल सॉलिडिफाई ना हो सके, और इसी तरह वो बफर में इसका आयनिक मूवमेंट जो है वो सही हो। अच्छा, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, ये जो जिस साइड पे हमारे वेल्स हैं उसी साइड पे मैंने लिखा है कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसको कैथोड कहते हैं, और दूसरा साइड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड कहते हैं। अच्छा, हम ये कैथोड और ये एनोड क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि आप अगर देख लें तो डीएनए लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डीएनए, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी न्यूक्लियोटाइड इसका एक यूनिट है, और न्यूक्लियोटाइड पर फर्दर 3 चीजों का बना हुआ है। इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, इसके साथ जो है नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन गुआनिन एक्सेट्रा, और इसके साथ फास्फेट ग्रुप होता है। अब
अब आते हैं इसकी तरफ। अगर आप फास्फेट ग्रुप को देख लें तो ये फास्फेट ग्रुप होता है, ये फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में असर में होता है H3PO4। तो ये जब डिजॉल्व होता है तो ये हाइड्रोजन लूज करके इस पे इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो दिस मीन के डीएनए जो है हमारे पास, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को जब हम इसमें डालते हैं तो इसका अपोजिट हम पॉजिटिव लेंगे ताकि ये उस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके जा सके। इसकी तरफ जो इलेक्ट्रोड है, इसके साथ वाले जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव रखेंगे ताकि ये नेगेटिव आपस में रिपल्शन और रिपल्शन के जरिए ये आगे मूव हो सके, और इसी तरह इसके और पॉजिटिव एनोड की दरमियान अट्रैक्शन हो तो ये इस तरह आगे मूव शुरू करें। तो ये ख्याल रखें कि जब आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका वायर आपने इस इलेक्ट्रोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ आपने कनेक्ट करना है ताकि ये एनोड बन जाए और ये कैथोड, यानी ये नेगेटिवली चार्ज बन जाए और ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाए। तो ये पावर सप्लाई है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरह हमने कनेक्ट कर लिया। अब पावर सप्लाई से ये एक किस्म का वोल्टमीटर है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, वो एक प्रोवाइड्स वोल्टेज, और इसके बारे में अबाउट 80 to 120 वोल्ट्स करंट जो है वो इसको एनर्जी सप्लाई की जाती है। जब इतनी एनर्जी दी जाती है, इतना करंट दिया जाता है, इतनी वोल्टेज दी जाती है, 80 to 120 वोल्ट्स इतना वोल्टेज दिया जाता है, तो रिजल्ट में क्या होता है, जो प्रोसेस है हमारा वो शुरू हो जाता है। प्रोसेस क्या होता है, अंदर आपने डाले हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, चूंकि वो है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, हमने लिखा डिस्कस कर लिया पहले यहाँ कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में लिखा कि सेपरेट द चार्ज बियरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड वेट एंड चार्ज। अब इसके साइज को, शेप को और चार्ज को देखा जाता है। जिसका साइज ज्यादा बड़ा हो, बड़े साइज वाले फ्रेगमेंट्स होंगे तो जेल तो मतलब उसको अपोज करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, तो वो स्लो मूवमेंट करेंगे एनोड की तरफ। जो स्मॉल साइज वाले हैं तो उसके सामने मुजाहिमत कम होगा, वो तेजी के साथ आगे जाएंगे। तो सबसे छोटे सबसे आगे होंगे, फिर उसके बाद स्मॉल साइज, फिर उसके बाद, और इस तरह आखिर में सबसे आखिर में लार्ज साइज फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। और इसी तरह पूरा एक आपके पास जो है ना एक फ्रेगमेंट वो बन जाता है, एक पूरा रिजल्ट सामने आ जाता है। अब यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, यही एगरोस जेल, फिर इसको इस पे को उठाया जाता है, इसको इसके अंदर या तो अल्ट्रावायलेट रे से पास किया जाता है या इसमें फ्लोरेसेंट वो क्या है कि केमिकल्स इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये फ्लोरेसेंस दे सके और हमें पता चले कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो लैडर वेल है, इसके सामने जो फ्रेगमेंट्स हैं इनके साथ बाकियों को कंपेयर किया जाता है, और इसी तरीके से हम मालूम करते हैं कि इनके साथ कौन कौन से सेम आते हैं और कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मतलब मौजूद हैं। मतलब इसका सबसे छोटा साइज वाला ये है तो इसके सामने कितने आ रहे हैं। इसके बाद तो इस लेडर के जो हमें मालूम है सीक्वेंस उसके डीएनए के, उसके साथ बाकी कंपेयर करते हैं। रिजल्ट में हमारे पास पूरा एक फिंगरप्रिंट आ जाता है। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स है ना, हर एक इंसान का अपना फिंगरप्रिंट होता है, इस तरह डीएनए का भी फिंगरप्रिंट होता है। हर इंसान का डीएनए दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो पूरा एक फिंगरप्रिंट हमारे पास सामने आ जाता है और हम उसका सीक्वेंस मालूम कर देते हैं और पता चल जाता है, सारे फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। और इसको फिर हम अल्ट्रावायलेट और कंप्यूटर वगैरह के जरिए स्टडी करते हैं और उसका एक फिर फोटोग्राफ लेते हैं और उससे फिर पता चल जाता है कि मतलब कौन कौन से फ्रेगमेंट्स। तो सारे फ्रेगमेंट्स इस तरीके से अलग कर दिए जाते हैं और इसके लिए पूरा अपैरेटस जो इस्तेमाल किया जाता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन कहलाता है। और इसमें जेल के जरिए फ्रेगमेंट्स को अलग करने, सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। तो ये पूरा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलीमर के फ्रेगमेंट्स को साइज, शेप और चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हैं। ऐसे टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आखिर में इसके
इम्पोर्टेंस की बात की हम करेंगे इंशाल्लाह कि ये मतलब फ़ायदा इसका क्या है, हम किस लिए करते हैं। तो चंद एक इम्पोर्टेंस के वो एडवांटेज बता देते हैं। एक ये कि पेटर्निटी टेस्ट इसके हैं, मतलब सारे जितने भी बच्चे हैं उनके जीन्स और डीएनए वो क्लियर है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पेरेंट्स से आते हैं, माँ और बाप से जो है उसके जीन्स आते हैं। तो कभी कभार अगर ऐसा कोई केस आता है किसी बच्चे का माँ या उसके बाप का पता लगाना हो, तो जहाँ मतलब ये है कि दावेदार होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं, बच्चे का सैंपल लिया जाता है। इसके ज़रिए हम पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और दोनों को मैच किया जाता है। जिस बंदे के साथ उस बच्चे का डीएनए मैच करता है वो उसी की औलाद होती है। तो पेटर्निटी टेस्ट ये जो है इसके ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा फोरेंसिक टेस्ट, मतलब जहाँ पे कोई क्राइम्स वगैरह होते हैं, कोई भी जुर्म होता है कहीं भी, ठीक है, और वहाँ पे मतलब ये है कि कोई सैंपल मिल जाता है उसके बदन का, कोई सेल्स मिल जाते हैं, कोई ब्लड मिल जाता है, कोई सीमन वगैरह जो भी मिल गया जिसमें मतलब डीएनए मौजूद हो, वो सैंपल लेके उसके हम डीएनए को इस तरीक़ेकार से पास कर देते हैं और मालूम करते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है। इसका सीक्वेंस मालूम कर लिया, फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जिस पे शक हो उन लोगों के डीएनए के साथ मैच करते हैं। जिसके साथ मैच करता है तो उस पे मतलब ये पता चल जाता है कि ये वो बंदा है जो इन्वॉल्व हो सकता है इस क्राइम में और या इस जुर्म में। तो फोरेंसिक टेस्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे तो आपने स्टडी की भी होगी, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बात की भी कि जिस तरह हमारा हर इंसान का फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह हर इंसान के डीएनए का भी प्रिंट होता है। पूरा अपना एक सीक्वेंस होता है, हर इंसान का डीएनए का सीक्वेंस जो है वो दूसरे से अलग होता है। तो वो फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए का सीक्वेंसिंग वो जो हम मालूम करते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक और तरीक़ेकार ये है कि पीसीआर मशीन भी हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमराइज चेन मशीन। तो उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुत सारे कॉपीज क्लोन्स उसके बनाते हैं और फिर इसके ज़रिए उसकी सीक्वेंसिंग वो करते हैं, उसका सीक्वेंस पूरा मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स के फ्रेगमेंट्स को उनके साइज़ और शेप वगैरह के बेस पे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि इसमें करंट भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन कहते हैं। और जेल एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम इसको दिया जाता है। दिस इज अबाउट द होल स्टोरी ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस which have been discussed over here. If you people have any kind of question you can ask in comments. I will try my best to answer those questions. And till next video, thank you very much. Allah Hafiz.